जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा का विकास या संविधान सभा का जो विचार है, उस संविधान सभा या संविधान निर्माण के विचार को डेवलप होने में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि हमने एकदम से संविधान की मांग की और हमें एकदम से संविधान उपलब्ध करवा दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बिना संविधान के हम लोग राष्ट्रवाद की बात ही नहीं कर सकते थे या संविधान सबसे आवश्यक संसाधन या वस्तु थी जिसके आधार पर हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते थे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले तो हम बात करें संविधान सभा का जो मीनिंग या अर्थ जो होता है, तो संविधान सभा से हमारा तात्पर्य या हमारा अर्थ है कि संविधान सभा ऐसे प्रतिनिधियों या ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो किसी राष्ट्र के लिए संविधान का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों या विद्वानों का समूह जो किसी राष्ट्र के लिए संविधान का निर्माण करते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि एक ग्रुप जिसके द्वारा उस राष्ट्र का संविधान निर्माण किया जाता है। अब विद्वान लिखने का मेरा जो तात्पर्य है उसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो विधिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भौतिक परंपराओं या नियमों का ज्ञान रखते हो। ठीक है, यानी ऐसे व्यक्तियों का समूह था जो अपने अपने फील्ड में या सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र के मास्टर व्यक्ति थे, या संपूर्ण व्यक्ति भी नहीं थे तो कुछ कुछ व्यक्ति अपने अपने फील्ड के मास्टर थे। तो जब वो एक जगह इकट्ठे हुए तो वह जो सभा निर्माण हो रहा है उस सभा में किसी प्रकार की कोई कमी या किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं रही जिसके आधार पर किसी तरह का कोई विरोध किया जा सके। यानी लोगों की या उस देश की या राष्ट्र की जनता का उचित प्रतिनिधित्व करते हो, जनता का उचित प्रतिनिधित्व करते हो। उपरोक्त जो क्षेत्र बताए हैं उनमें, तो ऐसे लोगों के समूह को क्या कहेंगे हम? संविधान सभा। ठीक है, और ये हमारी जो संविधान सभा है, अभी जैसे हमने आगे गठन करेंगे तो उसमें हर फील्ड के व्यक्तियों को वहाँ पर शामिल किया गया था। महिलाओं को भी शामिल किया गया, पुरुषों को भी शामिल किया गया, शहरी लोगों को भी शामिल किया गया, और इसके अतिरिक्त लॉयर्स ज़्यादा रहे उसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लॉयर्स ही थे, और विभिन्न क्षेत्रों के, आर्थिक क्षेत्र के भी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, राजनीतिक संगठनों के भी व्यक्ति थे, और जो उस समय प्रचलित संगठन थे उन संगठनों को भी संविधान सभा में आमंत्रित होने का निमंत्रण दिया गया। तो इन व्यक्तियों के द्वारा या इन व्यक्तियों की सभा को हम किसका नाम दे रहे हैं? संविधान सभा का। ठीक है, ये हमारी संविधान सभा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, विद्वान व्यक्ति हैं। कार्य क्या करेंगे? संविधान सभा क्या करेगी? संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, तो आगे देखें आप, ये जो विचार, अब मैं जो बात कर रहा था शुरू में ही, मैं ये कह रहा था कि क्या स्वतंत्रता से पहले संविधान जरूरी है? क्या संविधान जरूरी है या स्वतंत्रता? क्योंकि मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता था कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन जो राष्ट्र है वो खुद भी संविधान वहाँ पर लिखित रूप में नहीं है, यानी वहाँ पर भी वे परंपराओं के आधार पर प्रशासन का संचालन करते हैं।
ऐसा कोई लिखित दस्तावेज, ऐसा कोई लिखित संवैधानिक दस्तावेज वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। यानी वो राष्ट्र जिसका खुद का लिखित संविधान नहीं है वह भारतीयों को इस प्रकार की चुनौती देता है और चुनौती देकर उन्हें उस संविधान सभा के निर्माण में उलझाने का काम वो कर रहा है। आप जानते हैं कि संविधान सभा के निर्माण, अंग्रेजों को ये लगता था कि भारतीयों के द्वारा किसी भी तरह से संविधान का निर्माण नहीं किया जा सकता। और संविधान को अगर साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो संविधान ऐसे कानूनों का संग्रह है जो सर्वोच्च कानून है, पहली बात। दूसरी बात, उन कानूनों पर उस राष्ट्र में आम सहमति भी बनी हुई है, यानी उसको सभी वर्गों के द्वारा स्वीकार्य किया गया है। ऐसे सर्वोच्च कानूनों के दस्तावेज को या उनके संहिताकरण या कोडिफिकेशन को, जब आप ऐसे कानूनों का कोडिफिकेशन कर देते हैं तो उसे संविधान का नाम दिया गया। तो अंग्रेजों को ये लगता था कि भारतीयों में किसी भी प्रकार से एकता स्थापित नहीं हो सकती, और वह एकता स्थापित नहीं हो सकती तो हम उन्हें जब तक ये संविधान सभा या संविधान के निर्माण के लिए संपूर्ण भारतीय एकत्रित नहीं हो जाते या एक नहीं हो जाते, यूनाइटेड नहीं हो जाते इस मुद्दे पर, तब तक हमारे प्रशासन को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, या हम हर बार भारतीयों को इस संविधान के निर्माण की मांग को रखते हुए उन्हें उलझाए रखने का काम करेंगे। इनका छुपा हुआ मैटर या उद्देश्य इस प्रकार का था। हालांकि संविधान निर्माण कोई बड़ी बात नहीं थी। आगे देखें तो संविधान सभा का जो, और हम दूसरी तरफ देखें कि जैसे ये जो संविधान निर्माण की जो सर्वप्रथम बात की थी वो हेनरी मैन ने की थी। यानी ये संविधान निर्माण होगा ऐसा विचार देने वाले व्यक्ति कौन है? हेनरी मैन ने सर्वप्रथम ये विचार रखा था, विश्व को परिचित कराया था इस शब्द से। सर्वप्रथम प्रयोग करता थे इस शब्द के, हेनरी मैन। ठीक है, अब हेनरी मैन ने जब ऐसा कहा तो इसके आधार पर इंग्लैंड में तो काम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इसके आधार पर काम कहाँ हो रहा है? फ्रांस में और अमेरिका में। अमेरिका और फ्रांस में संविधान निर्माण का काम किया गया है। या मैं लिखूं, और अगर अच्छा लिखना होगा तो हम क्या कहेंगे? लिखित संविधान का निर्माण सर्वप्रथम किया गया अमेरिका में। ठीक है, अब अमेरिका में देखिए आप, पहले आज़ादी मिली अमेरिका को, उसके बाद संविधान का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान निर्माण सेकेंडरी हो सकता था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे प्राथमिक कार्य के रूप में भारतीयों के समक्ष रख दिया। आप जानते हैं कि अमेरिका स्वतंत्र पहले हुआ है, संविधान का निर्माण बाद में हो रहा है। स्वतंत्रता उन देशों ने पहले प्राप्त की, और जबकि भारत एकमात्र राष्ट्र है जहाँ संविधान पहले बन रहा है और स्वतंत्रता बाद में प्राप्त की जा रही। मतलब संविधान का विचार, संविधान निर्माण की सभा का विचार पहले आ रहा है, और उसके बाद संविधान, हमें स्वतंत्रता प्राप्ति को हमने सेकंड मुद्दा बना लिया। हालांकि 1947 में आज़ाद हुए और 1950 में उन्होंने संविधान बनाया, लेकिन हमारे यहाँ विचार 1928 में पहली बार बनाकर प्रस्तुत कर दिया था मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, देखें आप, तो हम बात करें सबसे पहले 1895 में तिलक ने, तो तिलक ने चरण की अगर मैं लिख दूं यहाँ, स्टेजेज जो हैं, ये विचार कैसे डेवलप हुआ? 1895 में तिलक ने स्वराज्य जो प्रस्ताव रखा, जो हम बात भी कर चुके हैं, 1996 में कांग्रेस की बैठक में भी रखा था, स्वराज्य प्रस्ताव तैयार किया था। उसमें संविधान निर्माण की पहली बार बात की गई थी। संविधान निर्माण की सर्वप्रथम बात की गई थी भारतीयों में तिलक के द्वारा, या लिखित रूप में इन्होंने इस तरह की चर्चा की थी। तो आप देख सकते हैं कि तिलक कैसे व्यक्ति हैं? उग्रवादी व्यक्तियों में गिनती होती है। तिलक की काउंटिंग किसमें करते हैं हम? उग्रवादी व्यक्तियों में। यानी उदारवादी व्यक्ति तो तब तक भी प्रस्तुत नहीं थे कि वे किसी तरह से संविधान का निर्माण कर सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आगे चलते हैं। उसके बाद सेकंड चरण कब आया? जब 1828 में भारत सचिव
फ्रेडरिक स्मिथ। भारतीयों को संविधान निर्माण की चुनौती दे दी। भारतीयों को संविधान निर्माण की चुनौती दी। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये चुनौती अंग्रेज, मैंने पहले ही कहा है, अंग्रेज बहुत शांतिपूर्वक काम करने वाले व्यक्ति थे। वो अग्रेसिव नहीं होते थे बहुत जल्दी, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता था, वो माइंड से किसी काम युद्ध को लड़ते थे। पहले वो मेंटल प्रिपेयर बहुत ज़्यादा करके रखते थे। तो उन्हें भारतीयों की परिस्थिति का भी अंदाज़ा था कि भारतीयों को किसी तरह की अगर चुनौती दी जाती है या कोई चैलेंज दिया जाता है तो वे तुरंत ही उसे एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये हमने बात की और ये हमने पहले भी आपको हम पहले भी ये चर्चा कर चुके हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के जो कारण रहे थे उनमें एक ये भी था कि नेहरू रिपोर्ट को क्या कर दिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था। और नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिए जाने के कारण भारतीयों में एक आक्रोश का जन्म हुआ। तो ये जब चुनौती मिली तो भारतीयों को 1928 में, ठीक है, तो 1928 में चुनौती मिली तो स्वराज्य दल जो कि कांग्रेस का ही एक भाग के रूप में काम कर रहा था, कांग्रेस के सहयोगी दल के रूप में काम कर रहा था, हालांकि अलग था लेकिन कांग्रेस के सहयोगी दल के रूप में काम किया इसने। इसके जो व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू, जो नेहरू जी के पिताजी थे, JLN नेहरू के। ये क्या थे, खुद भी बड़े वकील थे, अधिवक्ता, वकील या जो भी आप कहते हो, ये बहुत बड़े वकील थे। तो इन्होंने इस चुनौती को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद क्या रहा कि उन्हें ये सम्मेलन जो था, इस सम्मेलन को उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। ये सहयोगी दल, और इन्होंने क्या किया, स्वीकार करने के बाद संविधान का निर्माण कर दिया। लेकिन अब घटना क्या घट रही है, और इसके अलावा स्वराज्य दल ने एक बार फिर, कांग्रेस के थे ये तो मैंने आपको यहाँ बताया। अब यहाँ पर स्वराज्य दल ने भी क्या किया, कांग्रेस के अधिवेशन में संविधान निर्माण के या संविधान सभा की मांग के प्रस्ताव को क्या कर दिया, पास करवा दिया। ठीक है, देखें आप, इस स्वराज्य दल ने कांग्रेस के सम्मेलन में या कांग्रेस समिति से संविधान निर्माण या संविधान सभा के प्रस्ताव को पास करवा दिया। एक प्रस्ताव आया और वो क्या हो गया, पास किया गया कांग्रेस के द्वारा 1928 में। कौन ला रहा है वो प्रस्ताव, स्वराज्य दल के माध्यम से ला रहा है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो संविधान निर्माण की जो चुनौती मिली थी, उस चुनौती को क्या कर दिया अंग्रेजों ने, अस्वीकार करा दिया। किससे, उस समय के जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे रीडिंग, उनके द्वारा इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, संविधान निर्माण कर दिया। लेकिन वायसराय रीडिंग के द्वारा संविधान को स्वीकार नहीं किया गया। संविधान को स्वीकार नहीं किया गया। अब इसकी दिक्कतें क्या थी, या क्यों मना कर दिया, या क्या सिफारिशें थी, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया जाए, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, सांप्रदायिक जो निर्वाचन है उसको समाप्त किया जाए। इस तरह की कुछ जर्नल बातें थी, लेकिन इन बातों का भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसी तरह से कोई समर्थन नहीं किया गया। तो आप जानते हैं कि ये अब क्या कह सकता है, ये किसी कांग्रेस की तरफ से ये प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के माध्यम से जो अंग्रेज सरकार है वो किसी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं लेकर आ रही है। ये तो स्मिथ ने एक चुनौती दी भारतीयों को, और इस चुनौती के कारण उन्होंने संविधान का निर्माण कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने किसी भी तरह से कोई आग्रह नहीं किया था। समझ में आ रही है आपको बात।
कि यहाँ से अगर अंग्रेज सरकार या ब्रिटिश प्रशासन की तरफ से कोई प्रस्ताव आता और उस प्रस्ताव के आधार पर संविधान का निर्माण किया गया होता तो वह अंग्रेज सरकार को स्वीकार करना पड़ता। लेकिन भारत सचिव ने बातों ही बातों में चुनौती दी और उस चुनौती के फलस्वरूप मोतीलाल नेहरू जो कि बहुत बड़े वकील थे, उन्होंने संविधान निर्माण का काम कर दिया। और वह संविधान जब निर्मित होकर पूर्ण हुआ तो अंग्रेजी सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, वायसराय, गवर्नर जनरल भी कहते थे इनको, पहले कई भारत की आज़ादी के बाद ये पद गवर्नर जनरल कह रहा है, ये वायसराय या जो मिस्टर रीडिंग है, इन मिस्टर रीडिंग ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो भारतीयों को यहाँ पर भी इस बात का धक्का लगा। तो जैसा कि हम चरणों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारी जो सबसे पहली जो प्राथमिकता थी वो कांग्रेस के द्वारा ही संविधान निर्माण करने के लिए उस संघ की स्थापना करना था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। जैसा कि मैं बता रहा था आपको भी कुछ देर पहले कि संविधान सभा के निर्माण की जो मांग थी जिसके द्वारा संविधान का निर्माण होता, ऐसी व्यवस्था को इंडिकेट करने के लिए स्वराज्य दल ने जो प्रस्ताव पास करवाया कांग्रेस के माध्यम से, वो भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। वो कांग्रेस की विचारधारा तक ही सीमित रह गया। और जो कांग्रेस के व्यक्ति के द्वारा चुनौती दिए जाने के बावजूद भी जिस संविधान के निर्माण के बाद उसे वायसरॉय के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया या अस्वीकार कर दिया गया, तो उसके बाद परिस्थितियाँ वैसी ही रही, दोबारा ऐसा कोई प्रयास नहीं हो पाया। लेकिन कांग्रेस के जो सम्मेलन थे 1936, 1937 और 1938, कांग्रेस के इन सम्मेलनों में भी संविधान निर्माण के प्रयास को बार बार उठाया गया। हालांकि अब यहाँ तक तो ठीक है, ये आपको पता है, ये त्रिपुरी में हरिपुरा में हुआ, उससे पहले फैजपुर में हुआ, और ये जो सम्मेलन था ये हरिपुरा में हुआ। तो यहाँ पर तो वैसे भी कांग्रेस में मतभेद चल रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता के कारण, और ये ग्रामीण अधिवेशन में हुआ था। तो यहाँ भी संविधान के निर्माण की मांग को दोहराया गया। हर साल जैसे कांग्रेस सम्मेलन करती थी तो पिछली मांगों को दोहराती रहती थी, जैसे कि हमने उसकी कार्यप्रणाली में देखा है। अब यहाँ से क्या परिवर्तन आ गया कि 1940 में द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर यह इस तरह की विचारधारा कुछ डेवलप हो रही थी, तो मुस्लिम लीग ने अलग संविधान सभा की मांग कर दी। हालांकि वो स्वीकार नहीं हो रही है। अलग संविधान सभा की क्या कर दी है, मांग कर दी कि हमें या मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व देते हुए अलग से संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए। और अब इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि अब 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, तो ब्रिटिश सरकार क्या हो गया, दबाव में आ गई। अब भारतीयों की जो मांग है वह उसे पूरी करना आवश्यक मानते हैं। उनका मानना है कि अगर भारतीयों से सहयोग लेना है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हुआ तो फिर परिस्थितियां चेंज हो गई। जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूं कि राजनीति एक ऐसा विषय है जहां पर स्थायी शत्रु और स्थायी मित्र नहीं हो सकते। समकालीन परिस्थितियां या आपका जो बिहेवियर है या व्यवहार है उनके प्रति, उन राष्ट्रों या मित्रों के प्रति, वो डिसाइड करेगा कि आपके मित्र स्थायी होंगे या आपके वो संबंध जो हैं वो मित्रतापूर्ण बने रहेंगे या नहीं। तो ब्रिटिश सरकार पहले से इतनी मानसिक तौर पर मजबूत है। उसने क्या कार्य किया, उसने ये कार्य किया कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हुआ तो उसे पता था कि हमें भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी या भारतीयों को सहयोग करना होगा। इसलिए उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रारंभ होने पर भारतीयों से सहयोग की आशा को देखते हुए, सहयोग की आशा में संविधान सभा के निर्माण की बात को मान लिया। संविधान सभा का जो प्रस्ताव था या मांग थी उसको क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और उस क्रिप्स मिशन के माध्यम से, क्रिप्स मिशन जो भेजने वाले थे, उस क्रिप्स मिशन के माध्यम से भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा,
ऐसा उन्होंने विचार रखा या ऐसा लॉलीपॉप भारतीयों को देने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि क्रिप्स मिशन क्या हो गया, असफल हो गया या भारतीयों के द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया गया। उसकी जो शर्तें थी उन शर्तों के आधार पर क्रिप्स मिशन असफल हो गया। इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था मिस्टर गांधी ने। क्रिप्स मिशन को क्या कहा गांधी ने, पोस्ट डेटेड चेक, वो भी कौन से बैंक का, एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, यानी बैंक ऑलरेडी दिवालिया है लेकिन वो भविष्य में भुगतान की डेट का कोई चेक दे रहा है, ऐसा वो क्रिप्स मिशन था। यानी उसने जो भी प्रस्ताव माने गए वे प्रस्ताव कभी भी पूरे नहीं होने वाले थे। तो ऐसी व्यवस्था के कारण या ऐसी उसकी आधारशिला को देखते हुए भारतीयों ने क्रिप्स मिशन को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अब क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद संविधान के निर्माण की मांग को क्या लग रहा है, थोड़ा झटका लगा, फिर दोबारा लगा, ठीक है। तो बाद में फिर अगला चरण क्या आया, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, इस कैबिनेट मिशन ने मई 1946 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब आप देखिए कि यहाँ पर विचारों में परिवर्तन कैसे आ गया। विचारों में परिवर्तन आने का एकमात्र कारण है कि वो जो व्यक्ति है वहाँ पर सरकार बदल चुकी है। यहाँ पर ब्रिटिश सरकार क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ब्रिटिश सरकार में क्या आ गया है, परिवर्तन आया। मजदूर दल के जो शासक हैं क्लीमेंट एटली, और भारत सचिव हैं क्रिप्स, भारत सचिव स्टेफर्ड क्रिप्स। ये क्रिप्स जो हैं दोनों, अब आप देखिए क्लीमेंट एटली क्या है, मजदूर दल के व्यक्ति हैं, इतनी ये नहीं चाहते हैं कि भारत को किसी भी तरह से गुलाम बनाकर रखा जाए या जो गुलाम राष्ट्र हैं उनका भार अपने ऊपर लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण ब्रिटेन सरकार की आर्थिक और राजनीतिक जो पोजीशन है वो पहले की तुलना में क्या हो गई, थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हानि उठाते हुए वह इन राष्ट्रों की जो जिम्मेदारियां हैं या दायित्व हैं या यहाँ पर होने वाले जो संघर्ष हैं उन संघर्षों को अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे। तो इन्होंने निश्चित किया कि इन राष्ट्रों को स्वतंत्र किया जाएगा। बाद में क्लीमेंट ने, एटली ने घोषणा भी की थी, एटली की घोषणा पढ़ेंगे। तो वह क्या किया कि उन्होंने आज़ाद करने की बात तो बात की बात, लेकिन उन्होंने कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारतीयों के संविधान सभा के निर्माण की बात को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। यानी आगे जाकर कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर या उनके द्वारा की गई उनके द्वारा जो प्रावधान किए गए उन प्रावधानों के आधार पर भारत में पहली बार कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया। अब आप देखिए कैबिनेट मिशन प्लान इम्प्लीमेंट होगा, चुनाव होंगे, उससे पहले एक सरकार बना दी गई थी 2/9/1946 को अंतरिम सरकार का गठन कर दिया। यानी भारतीयों को सरकार के अनुभव दिए जा रहे हैं ताकि आगे चलकर भारतीयों के द्वारा सरकार का जब निर्माण किया जाए तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। यानी अगला चरण है कि सरकार कानून का अनुभव ले या प्रशासन का अनुभव ले। तो यहाँ पर ये किस अधिनियम की बात कर रहे हैं, इस एक्ट के आधार पर शासन करेगी ये सरकार। तो अब इस एक्ट के आधार पर शासन करेगी तो इसमें जो जो कमियां रह जाएंगी उन कमियों को ये खुद की सरकार जब स्थायी सरकार बनेगी, अंतरिम का मतलब मैंने पहले ही बता रखा है अस्थायी, तो ये अस्थायी सरकार जब स्थायी में बदलेगी तब वह इस अधिनियम में अगर कोई कमी है या खूबी है तो उसे अपने संविधान में लागू कर पाएगी। ऐसा अनुभव इन्हें इस अधिनियम के द्वारा इस सरकार के माध्यम से दिया गया। ठीक है, तो ये अगला चरण था हमारा, सरकार का निर्माण किया जाना। फिर जब उसके बाद चुनाव होते हैं जुलाई अगस्त में 46 में, तो वहाँ पर अलग अलग पार्टियों को अलग अलग प्रकार से सीटें मिलेंगी। वो हम कैबिनेट मिशन वाले जब टॉपिक अगला करेंगे उसके साथ लिखेंगे। पहले तो अभी हम क्या करें, एक आउटलाइन तैयार करें कि किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ।
तो फिर इसके बाद 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन कर दिया गया। संविधान सभा का गठन कब हो गया? 6 दिसंबर 1946 को। और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। और इस संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। यानी संविधान बनने के बाद जब लागू हुआ तब तक, हालांकि इसकी जो तीसरा वाचन था, संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान का जो तीसरा वाचन था, देखो प्रथम बैठक, ये ध्यान कर लेना आप, प्रथम, सेकंड, थर्ड और लास्ट बैठक हो रही है 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। लेकिन एक बैठक और हुई 26 नवंबर 1949 को। यहाँ संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ। यानी जो प्रयास 1895 में प्रस्तुत किए गए या बात की गई थी, वह प्रस्ताव परिपूर्ण होते 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 कब जाकर पूरा हो रहा है? 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण क्या हो गया? पूरा हो गया। संविधान निर्माण का कार्य क्या हो गया? पूर्ण हो गया, ठीक है। और वो लागू कब हो रहा है? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। ये हमारी संविधान सभा और संविधान के निर्माण के क्या हो गए? चरण पूरे हो गए, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ और इसी के साथ भारत के संविधान निर्माण का काम क्या हो गया? पूरा हो गया। आज भी उसके निर्माण की प्रक्रिया चल ही रही है, क्योंकि हमने संविधान के निर्माण के साथ ही उसमें संविधान संशोधन करने के जो प्रावधान रखे थे, उन प्रावधानों के अंतर्गत निरंतर संविधान क्या है? परिवर्तनशील है। और इस परिवर्तनशील होने के कारण ही क्या है? हम संविधान को समय के अनुसार या आने वाली परिस्थितियों के अनुसार डेवलप कर पाते हैं। तो आपके समझ में आई होगी कि पूरी सिस्टम क्लीमेट एटली के आने से क्या हुआ? ब्रिटेन की जो मानसिकता है, मजदूर शासन का शासन हुआ, मजदूर वर्ग का, श्रमिक वर्ग से थे लेबर पार्टी। अब उस पार्टी की सोच अलग है पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों से, तो इसलिए उन्होंने तुरंत भारत को आज़ाद करने का जो विचार था उसको स्वीकृति दे दी। तो यहाँ से हमारे सिस्टम शुरू हुआ और इसी के साथ हमारा संविधान क्या हो गया? पूरा हो गया। और अब आगे हम देखेंगे जो बड़ा विस्तार जो हो रहा है और जो बड़ा गठन हो रहा है, कैबिनेट मिशन की बात करेंगे। कैबिनेट मिशन के बाद अंतरिम सरकार की बात करेंगे। पहले फर्स्ट जो मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है उसकी बात करेंगे, वो कब तक काम कर रहा है और आज़ादी से उसमें क्या परिवर्तन आया और संविधान के निर्माण के बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ा, और जो हमारी जो संसद थी वो पहली बार कब बनी, तो उससे पहले कौन सा संगठन काम कर रहा था। इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे। तो आप पहले इस आउटलाइन को याद करा करें। मैंने पहले कहा है शॉर्ट फॉर्म में जब आप याद करेंगे तो बड़ी फॉर्म या बड़ा जो उसका प्रश्न बन सकता है उस प्रश्न को आप आसानी से कर पाएंगे। जानकारी आपके पास बहुत होनी चाहिए। मैंने पहले ही बताया संविधान का निर्माण क्यों आवश्यक था और संविधान के निर्माण को इतना महत्वपूर्ण क्यों बना दिया गया। अगर संविधान का निर्माण नहीं होता तो शायद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद या 1950 के बाद या इस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं होता, सामूहिक रूप से किसी कानून निर्माण की प्रक्रिया अगर नहीं होती तो शायद भारत का डिवाइडेशन एक बार फिर हो जाता, क्योंकि अंग्रेज़ों की नीति ही इस तरह की थी। उन्होंने कह दिया था कि कोई जो भी देशी रियासत या जो भी प्रांत भारतीय ब्रिटिश संघ में शामिल होना चाहे तो उसकी इच्छा है, और अगर नहीं होना चाहता है तो ये भी उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा। अब आप देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति को अगर आपने कह दिया कि आप फ्री हैं, आप किसी भी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, नहीं तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, अगर ऐसा आश्वासन मिल जाएगा
तो शायद बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो किसी ग्रुप में या किसी बंधन में बंधने का प्रयास करेंगे। वे स्वतंत्रता पूर्वक या अपनी संप्रभुता के अंतर्गत अपने राज्य का प्रशासन चलाएंगे। तो ऐसे विभाजनकारी तत्वों को रोकने का काम किया गया संविधान के निर्माण के द्वारा। यानी अभी भी यही प्रावधान है कि आप सभी सहूलियतें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको भारतीय संघ से आज़ाद होने की छूट नहीं मिलेगी। यानी भारतीय संघ जो है, राज्यों का जो संघ है, उसके लिए भारतीय संविधान में ही प्रावधान किए गए हैं कि कोई भी राज्य भारतीय संघ से आज़ाद नहीं हो सकता। इसकी प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो रही थी प्रारंभ से ही। हालांकि पाकिस्तान अलग हुआ, लेकिन उस समय की परिस्थितियाँ थोड़ी सी भिन्न थी। ये वैसी ही बात है जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, देवता की तपस्या अगर आप करेंगे, कठोर से कठोर तपस्या भी आप कर लेंगे, तो आपको अलग से अलग या बढ़िया से बढ़िया वरदान दे देंगे। लेकिन अगर आपने उनसे कहा कि मैं अजर अमर, अजर भी कह देंगे लेकिन अमर होना चाहते हो आप, बाकी सब देंगे लेकिन अमर शब्द आपने जहाँ प्रयोग किया वहीं वो रुक जाएंगे, स्टॉप कर देंगे। तो ऐसे ही भारतीय संघ में शामिल राज्य कुछ भी मांग सकते हैं, विशेष राज्य का दर्जा लें या विशेष सहूलियतें लें, रोजगार लें, फैक्ट्रियाँ लें, अनुदान लें, ऋण लें, कुछ भी लें, लेकिन वो भारत संघ से अलग होने के लिए किसी भी तरह की मांग नहीं कर सकते हैं। तो ये बात हमने वहीं से सीखी है जहाँ से भारत के इतने डिवाइडेशन होने की संभावना थी। ठीक है, अब आगे हम मिलेंगे सेकेंड यूनिट के साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी।